मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आज पहला एजेंडा ऊर्जा विभाग का था, जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत अंतर राज्य संचरण प्रणाली के निर्माण एवं विकास के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कार्यों का संपादन करने के लिए आरईसी पावर डेवलपमेंट को सेलेक्ट किया गया और उनके साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई। दूसरा एजेंडा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अंतर्गत जो सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, उसके कमेंसुरेट राशि राज्य सरकार के बजट से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। तीसरा एजेंडा गृह विभाग का था। साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के भवन के लिए मैंगल्स रोड पटना में 51 करोड़ 19 लाख बता दिया जाएगा। कुल 63 एजेंडा 64 थे, लेकिन एक विधायी कार्य है, उसका हम जिक्र यहाँ नहीं करते हैं, तो आपको हम 63 एजेंडा के बारे में बताएंगे। आप 63 ही लिखेंगे। करा रहे हैं। लाइट के लिए बोला गया है। ऊर्जा विभाग का ही एजेंडा अभी चल रहा था। मुझे उम्मीद है चौथा एजेंडा गन्ना उद्योग विभाग का था, जिसमें राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों के विकास के लिए बिहार चीनी उपक्रम अर्जन अधिनियम 1985 की धारा 3(2) में संशोधन की स्वीकृति दी गई। कृपया शांति बनाए रखें। आप लोग भी काइंडली अपने मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल करें। आवाज आवाज FOT बी अर्थात शॉर्ट में BOT मॉडल पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन माध्यम से क्रियान्वित कराने एवं ट्रांजैक्शन एडवाइजर एवं DPR परामर्शी की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर सहमति दी गई। यह उत्तरी गंगा पथ होगा, जो कि वर्तमान JP गंगा पथ के समानांतर उत्तर में होगा, जो सोनपुर से भी पास होगा। सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर को भी संपर्कता इससे दी जाएगी। सोनपुर एयरपोर्ट की भी संपर्कता इससे रहेगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, आमस दरभंगा नेशनल हाईवे, मानिकपुर बेतिया पथ इत्यादि से भी इसकी संपर्कता सुनिश्चित की जाएगी। इस पथ के निर्माण से इस क्षेत्र का पर्यटन, आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से विकास संभव हो सकेगा। इसका लेंथ है 56 किलोमीटर और जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर और DPR परामर्शी के चयन किए जाने पर सहमति प्रदान की गई है, उन लोगों का प्राथमिक प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात इसकी लगभग राशि का आकलन किया जा सकेगा। संक्षेप में मैं बोल देता हूँ। अगला जो है वो सारण जिला अंतर्गत दरियारा कोनहू से गोपालगंज डुमरिया घाट के बीच में 4 लेन ग्रीनफील्ड पथ की परियोजना को BOT मॉडल पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। इस के निर्माण से भी क्षेत्र का आर्थिक, धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टिकोण से विकास होगा। इसी तरह से बक्सर आरा मनेर गंगा पथ अर्थात कोइलवर से बक्सर तक गंगा पथ की भी सहमति प्रदान की गई। इस पथ का नाम विश्वामित्र पथ होगा। इसी प्रकार से ये जो पहला पथ था विदुपुर से दिघवारा, उसका नाम गंगा अंबिका पथ होगा। और जो सारण जिले का दरियारा से डुमरिया घाट तक का जो पथ होगा, उसका नाम नारायणी पथ होगा। जी, सारण का जो पथ है, जो दरियारा कोनुआ से गोपालगंज डुमरिया घाट तक होगा, यह पथ नारायणी पथ के नाम से जाना जाएगा। विदुपुर से दिघवारा उत्तरी गंगा पथ गंगा अंबिका पथ के नाम से जाना जाएगा। और बक्सर से कोइलवर तक जो पथ होगा
जिसको बीओटी पर डेवलप किया जा रहा है, यह विश्वामित्र पथ के नाम से जाना। और गया जी में जो बोध गया में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है, उसको डोभी चतरा NH 99 से सीधी संपर्कता प्रदान करने के लिए फाल्गू पर 2 लेन उच्च स्तरीय पुल के निर्माण की भी सहमति मंत्रिपरिषद से प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त करीब 7 नंबर पर बहुत अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का था। बिहार जुडिशियल एकेडमी के लिए अभी तक सेवा शर्त भर्ती एवं अनुशासन नियमावली नहीं 63 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम, शमशान घाट, शवदाह गृह, कब्रिस्तान के संचालन, रखरखाव एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु इस पर प्रति वर्ष व्यय होने वाली कुल राशि 69 करोड़ 79 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बेटिया राज्य की संपत्ति को निहित करने वाली नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। अधिनियम पहले बन चुका था, नियमावली अभी स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत मौजा डोमरी में बेतिया राज की 3.159 हेक्टेयर भूमि पर हेलीपोर्ट बनाने के लिए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश को इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गई है कि प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व और मालिकाना हक बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का रहेगा। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वाद भी दायर है, उसके फलाफल से यह प्रभावित होगा। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के 20,000 पदों में से प्रोन्नति के पद एवं 20,937 पदों में से प्रोन्नति के पद एवं सीधी नियुक्ति के पदों को कर्णांकित किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा सचिव ग्रामीण कार्य विभाग से। धन्यवाद सर। कई एजेंडा थे, जिनमें अलग अलग संस्थानों को या विभागों को भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है। मैं संक्षेप में इनके बारे में बताऊंगा। पटना सिटी अंतर्गत आपको सारा मटेरियल मिला हुआ है, प्रेस रिलीज मिला है, आपको की स्वीकृति दी गई। इस पर पटना उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त है। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए समेकित भुगतान के लिए 425.99 करोड़ रुपए जो पहले ही भुगतान किया जा चुका है मार्च के माह में, उसकी घटनात्मक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास का था, नगर विकास एवं आवास विभाग का था, जिसमें बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यालय के संचालन हेतु कुल 11 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इस पर 1,32,43,000 रुपये वार्षिक लागत व्यय का अनुमान है। खान एवं भूतत्व विभाग के अगले 2 एजेंडा हैं। मैं सचिव खान एवं भूतत्व विभाग से अनुरोध करूंगा कि इनके बारे में आपको बताएं। काफ़ी महत्वपूर्ण एजेंडा आज इन पर निर्णय हुआ। धन्यवाद सर। खान एवं भूतत्व के जो हमारे रूल्स हैं, उन रूल्स में और उसके तहत पत्थर के खनन की व्यवस्था जो निर्धारित थी, पत्थर के खनन कुछ समय से आप अवगत है कि पत्थर का खनन अन्य कारणों से नहीं हो रहा था, जो सैद्धांतिक कारण थे। उसके तहत पिछले 2 साल से ये आवश्यकता महसूस की गई कि उन कारणों को एनालाइज किया जाए डीपली और पत्थर का खनन राज्य हित में बैलेंस करते हुए स्टार्ट किया जाए। उसके लिए डेवलपमेंट कमिश्नर सर की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इन सभी जिलों से पर्यावरण वन विभाग, पर्यटन विभाग, कला संस्कृति विभाग के मेंबर्स के साथ एग्जामिन किया गया कि किन किन खनन पट्टों में इस प्रकार की समस्याएं हैं, उनका खनन नहीं कराया जाएगा। लेकिन जिनमें इस प्रकार की समस्याएं नहीं है, उनका खनन और उनके खनन के लिए नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
उससे संबंधित सैद्धांतिक सहमति प्राप्त की गई। वैसे अभी 30 मामले हैं, जिनमें से 3 मामले रिजेक्ट हुए, जो कि पर्यावरण और पर्यटन और कला संस्कृति के ऑब्जेक्शंस के कारण उनको हम लोग नहीं कर रहे हैं, ताकि बैलेंस बना रहे। बाकी के जो 27 मामले हैं, उन 27 मामलों में से सभी मामलों के लिए जो वैधानिक प्रक्रिया है, वो वैधानिक प्रक्रिया में एक्सप्लोरेशन के बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसके बाद नीलामी एमएसटीसी के माध्यम से कराए जाने की अनुमति, संबंधित रूल्स में उसके संबंध से उससे रिलेटेड इश्यूज के प्रावधान, तथा इसके अलावा बालू घाट के लिए जो सरेंडर होते थे, उस सरेंडर के प्रावधान को और स्ट्रिंजेंट करने तथा उससे संबंधित रेट्स के रिवीजन के प्रावधान की अनुमति दी गई। धन्यवाद। धन्यवाद दिवेश। राजस्व में था जिसमें पटना सिटी अंतर्गत लगभग 3 एकड़ भूमि जो पथ निर्माण विभाग की थी, उसे राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान निनी को हस्तांतरित किया गया। क्रमांक 25 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भोजपुर जिला अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन को केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु 5 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। मुंगेर जिला अंतर्गत वन भूमि के अपयोजन के कॉम्पनसेशन के लिए 12.16 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि के हस्तांतरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। वैसे ही पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मधुबनी अंचल के अंतर्गत 5.81 एकड़ भूमि को डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। नवादा जिला अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन को केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि अंचल नवादा मौजा भदौनी के अंतर्गत दी गई। ये 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण के विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है। भागलपुर जिला में 12.54 एकड़ भूमि जो पीरपैंती अंचल के अंतर्गत है, इसे थर्मल पावर परियोजना पीरपैंती की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। नालंदा जिला में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR की स्थापना हेतु परिवहन विभाग को 10.05 एकड़ भूमि जो वेन अंचल के अंतर्गत है, इसके हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। कला एवं संस्कृति विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वाचनालय प्रारंभ करने एवं संग्रहालय का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न कोटि के पूर्व से सृजित 85 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नए 250 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का नामकरण पटना जू करने और इसके संचालन हेतु गठित सोसाइटी का भी नामकरण पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी करने की स्वीकृति दी गई। बिहार हरित जलवायु कोष के गठन की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा PCPNDT एक्ट के तहत अल्ट्रासोनोग्राफी का 6 महीने का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रक्रिया, प्रशिक्षण हेतु संस्थानों का नामांकन और सीटों के संख्या के निर्धारण हेतु दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग द्वारा बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन नियमावली 2036 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है, वहां पर CCTV लगाने के बारे में व्यवस्था की गई है। जो भी एजेंसी उनको चला रही होंगी, उनको CCTV लगाना होगा, उसके फुटेज को मेंटेन करना होगा और एक CCTV उस जगह पर बाहर सड़क की तरफ भी लगाना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा
बांका जिला अंतर्गत 49 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय सीटीएस के स्थायी अधिष्ठापन हेतु गृह विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ही 6.075 एकड़ भूमि जो गयादी जिला अंतर्गत गिरारू अंचल में अवस्थित है, इसे उत्तर कोयल नहर परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। बांका जिला अंतर्गत अमरपुर अंचल के 8 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि पर 132/33 केवी ग्रिड केंद्र के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर 5,40,00,000 रुपये के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी बिहार पटना को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों में आवासित एवं अध्ययनरत छात्र छात्राओं का छात्रावास अनुदान 1 अप्रैल 26 से 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र करने की स्वीकृति दी गई। संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का रूपांतरण बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना के रूप में किए जाने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत अधिमानता देने का निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है, मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है। इसमें दो चीज सुनिश्चित किया जाएगा, रख रखाव या नया निर्माण करने वाले ऐसे संवेदक जिनके कार्य की कुल राशि 25 लाख से 50 करोड़ के बीच में हो, उसमें बिहार के जो स्थायी निवासी होंगे या बिहार की जो रजिस्टर्ड फर्म्स होंगी या बिहार में जो रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी, साथ ही ऐसी कंपनियां जिनके शेयर होल्डर कम से कम 51% बिहार के मूल निवासी होंगे, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसे ही लोगों को ये कार्य आवंटित किया जाएगा। यह कार्य राज्य के बाहर के संवेदकों को उसी परिस्थिति में आवंटित किया जाएगा जब राज्य के किसी निविदा में किसी संवेदक ने निविदा में भाग न लिया हो। ऐसा करने से आगामी 5 वर्षों में जो 1 करोड़ रोजगार और नौकरी के अवसर प्रदान किए जाने का संकल्प था में था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लिया। धन्यवाद। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें श्री कृष्ण कुमार यादव अधीक्षक राजकीय अतिथिशाला की संविदा अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाया गया। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, इसके बारे में विस्तार से बताने हेतु मैं सचिव शिक्षा से अनुरोध करूंगा। आज मंत्रिपरिषद के द्वारा बिहार राज्य सरकार विकास शिक्षा की उन्नत शिक्षा उन्नत भविष्य के तहत बिहार के सभी प्रखंडों में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। इसमें हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय स्थापित किया जाना है, जिसमें मॉडर्न साइंस प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल स्क्रीन और इसके अलावा जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ जो होती हैं उनको और संबंधित करने का इसमें प्रस्ताव है। साथ ही इसमें जो जिन बच्चों का नामांकन होगा उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करानी और साथ में एक्स्ट्रा क्लास की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा अध्यापक में CCTV सुविधा, खेलने के प्लेग्राउंड और इस तरह की तमाम सुविधाएँ जो आदर्श विद्यालय में अपेक्षित है वो इसमें प्रावधान करने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद की तरफ से। धन्यवाद दिनेश। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना दोनों में जो संकल्प पूर्व में लिए गए थे, उसमें पैकेज के तहत टेंडरिंग की प्रक्रिया थी। यथा एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी सड़कें बनी थी उसको एक पैकेज बना सकते या एक ब्लॉक में अधिक उसको 2 पैकेज में कन्वर्ट करते थे। कंपटीशन के हित में तथा जोग्राफिकल स्प्रेड जो है उसके कारण जो डिफिकल्टी आ रही थी उसको दूर करने के लिए
अब निर्णय लिया गया कि इन दोनों के जो नए कंस्ट्रक्शन होंगे वो पैकेज में नहीं होंगे बल्कि योजनावार होंगे। अन्य ऐसी सभी कंडीशन वही रहेंगे सीएमडीडी और एसएमडी। धन्यवाद। आज विद्युत आपूर्ति में बाधा होने के बावजूद भी आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की जाए। शांति बनाए रखेंगे तो सुन पाए। अनुरोध मैं करूंगा कि थोड़ा शांति बनाए रखें, शायद हम लोग इसको जल्दी सुन पाएंगे। मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं संक्षेप से बोलता जाऊंगा। मेरे साथ खान एवं भूतत्व विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के भी सचिव यहाँ मौजूद हैं। उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो लोग आपको बताएंगे विस्तार से। गन्ना उद्योग विभाग का एक और एजेंडा था जिसमें पेराई के दर में कमीशन के दर को घटा दिया गया है ताकि ज़्यादा लाभकारी हो सके। अगला एजेंडा निगरानी विभाग का था जिसमें निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों को गृह विभाग में बिहार पुलिस में संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करने एवं निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोकित करने की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें मंडई वियर एवं इससे निकलने वाली दायां एवं बायां मुख्य नहर प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित वाकलन की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का एजेंडा था जिसमें जितनी योजनाएं हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग हेतु व्यवस्था बनाई जा रही है। उसके लिए 3,601 करोड़ 56,61,000 की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था एक साइबर ट्रेजरी के गठन की स्वीकृति दी गई। इसके संचालन हेतु 23 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का DCF का जो साइज होता है 350 करोड़, इसको बढ़ाकर 13,900 करोड़ करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नर्सेज ट्रेनिंग के लिए नर्सेज ट्रेनिंग एफिलिएशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स में संशोधन की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का ही 12वां एजेंडा भी था जिसमें ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु गर्दनीबाग में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए कर्णांकित भूमि पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना एवं इस हेतु देश के ख्याति प्राप्त संस्थाओं के में से उत्कृष्ट संस्था के चयन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी स्वास्थ्य विभाग का था जिसमें कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु 6 संविदागत पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। यह कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के अंतर्गत किया गया। गृह विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें पटना में शहरी प्रबंधन इकाई के अंतर्गत एक अपर पुलिस अधीक्षक नगर व्यवस्था के पद की स्वीकृति दी गई। 15वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का था जिसमें 4 योजनाएं हैं। मैं सचिव पथ निर्माण विभाग से अनुरोध करूंगा कि इनके बारे में आपको बताएं। धन्यवाद सर। आज मंत्रिपरिषद में 4 महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श के उपरांत सहमति अनुशंसा प्रदान की गई। इसमें से सबसे पहला है विदुपुर से दिगवारा उत्तरी गंगा पथ शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत ही इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना सहित राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में रोगियों के परिजनों हेतु कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विश्राम गृह की स्थापना की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें थर्मल पावर परियोजना के 35 हेतु अधिग्रहण किए जाने वाले हेतु भूमि के लीज दस्तावेज के निबंधन पर 60% छूट प्रदान की गई। अगला एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का था। इसके तहत राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के अंतर्गत सभी नगर निकाय में ई-गवर्नेंस मॉड्यूल के अधिष्ठापन हेतु 119 करोड़ 90,52,000 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें नमामि गंगे कार्यक्रम अंतर्गत दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज प्लांट से गृह संयोजन कार्य हेतु 72 करोड़ 65 लाख 31,500 रुपये की स्वीकृति रिंग फेंस अकाउंट में जो पूर्व से 4,000 करोड़ रुपये संधारित है, उससे व्यय करने की स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट और सस्टेन योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर का चयन किया गया है। इसमें परियोजनाओं का एवं क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शिका के प्रावधान के आलोक में केंद्रांश और राज्यांश की कुल राशि 93 करोड़ 75 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। उच्च शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें सभी महाविद्यालय, डिग्री महाविद्यालय रहित प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना व नामकरण, महाविद्यालयों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले राज्य के विश्वविद्यालयों की अधिभूत इकाई के रूप में मान्यता, उनके औपबंधिक संचालन, प्रति विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 44 पदों के हिसाब से कुल 9,152 पदों का सृजन और महाविद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ करने हेतु औपबंधिक रूप से चिन्हित संस्थानों में जीर्णोद्धार एवं अन्य कार्यों के लिए प्रति महाविद्यालय 50 लाख की दर से 104 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार स्टाम्प सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई स्टाम्प की आपूर्ति नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य के 4 शहरों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं गया जी हेतु यातायात पुलिस के विभिन्न कोटियों में 485 पदों के सृजन और पूर्व से सृजित पदों में से 1606 पदों के करणांकन की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पटना जिला अंतर्गत पटना अंचल के 2.3421 एकड़ भूमि को NIFT पटना को हस्तांतरण की डील के आधार पर टोकन राशि पर बंदोबस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मोटरयान अधिनियम, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली एवं मोटरयान चालान विनियमन 2017 के प्रावधानों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हेतु 90 दिनों से अधिक अवधि के लंबित चालानों के राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित कराने हेतु वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें अधिकतम 50 करोड़ के लागत वाले राज्याधीन सिविल कार्यों के लिए राज्य स्तरीय संवेदकों को अधिमानता दिए जाने हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता में कंडिका 163 सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई।